अच्छा यार वो पता नहीं मुझे तो पूरे सीए में याद नहीं पड़ा कि मैंने कभी किसी टीचर से जाके पूछा हो या मेरे किसी दोस्त से जाके पूछा हो, सर सिलेबस खत्म हो गया कैसे तैयार करना है अब। पता नहीं छोटी छोटी बात में ना वैसे डिपेंडेंट हुए होते हैं बच्चे आजकल, जैसे कुछ पता ही नहीं इनको दुनिया में हो क्या रहा है। सब कुछ करा दिया, पास पेपर करा दिया, फिर कभी सवाल आ रहे हैं कि ये इस चैप्टर की थ्योरी करनी है। वही सादा सी बात है, अल्लाह ने कल दिया पीछे जाके देख लो, थ्योरी के सवाल आए हैं, जब आए हैं तो करनी है, नहीं भी आए हुए तो करनी है, जो कराई है थ्योरी वो करनी है। तो मुझे तो हो सकता है मादरत किसी को अगर बुरा लगाओ, लेकिन अब क्या करें, खुद अपने पाँव पे खड़े हों, कुछ करें, सिलेबस करा दिया करें तैयार, उसको खत्म हुई बात। ओके बाकी चैप्टर 19 और 25 के सवाल हैं, शौक से करें आप। और एक बात याद रखिएगा, 10 से 20% सवाल आपसे या 25% सवाल भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। और उस पर आप जितनी भी जान मार लें वो इशू आप एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके टाइम में वो 10 से 20% एडजस्टमेंट्स आनी है वो आप लोगों के लिए नहीं होनी है, वो आज तक कभी नहीं आई होनी। तो वो जो हर सवाल के अंदर 10-20% एडजस्टमेंट्स नहीं आती, उनको नहीं देखना होता कि मुझे ये भी नहीं हुआ, मेरा क्या बनेगा आगे। भाई आप ही जैसे लोग पहले भी गए और उनसे भी ये एडजस्टमेंट्स नहीं होती थी। तो पेपर में अगर आप अभी भी घर जाके कोई न्यूमेरिकल करते हैं और आपका 60% हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा होने लग गया, क्योंकि 60% आई के भी 50 एक्सेप्ट कर रखा है, आई के 50 भी कर लो, बड़ा काफी है। न्यूमेरिकल आधा आपका सॉल्व हो जाए, पीछे क्या रह गया। हाँ जो एडजस्टमेंट्स नहीं हुई उनको देखें और उनको समझने की कोशिश करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कि आप कहें कि पूरा न्यूमेरिकल मेरा सही हो जाए, तो ये आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कभी भी रिवीजन में। ओके अच्छा जी, ये रिटर्न ऑफ इनकम भाईजान, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 114 है, ठीक है, देखते हैं साथ साथ। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, कौन सा सेक्शन है? 114। 114 का 2 देखें, व्हेन अ रिटर्न इज कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट, ये 114 का 2 है। अच्छा इसके बाद इज रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेबल, वो ये वाला है। फिर इसके बाद है कैन अ कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, यस ही कैन बाय इशूइंग अ नोटिस। अच्छा एक नोटिस आ गया 12 महीने से कम की रिटर्न वाला, ये हो गया। अच्छा इसके बाद ये भी मेरा 114 ही चल रहा है भाई। अच्छा इसके बाद जो है वो इसमें से जो सवाल आता है ना, इसमें सवाल ये आता है अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, सो व्हाट इज द पावर अवेलेबल टू कमिश्नर, अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न, तो ही मे बाय इशूइंग अ नोटिस रिक्वायर हिम टू फर्निश रिटर्न। कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि a commissioner has demanded a return from a person of 2006 standing in 2010, तो बताओ क्या उसने सही मांगी है या नहीं। तो रिटर्न मांगने का नोटिस ये वाला है, और रिटर्न 12 महीने से कम मांगने का नोटिस ये वाला है। और ये नोटिस कौन भेजता है? हमेशा कमिश्नर। कोई एक नोटिस भी ऐसा आया ना जो टैक्स पेयर ने देना हुआ, वो मैं आपको खुद बताऊंगा। एक नोटिस शायद पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में ऐसा जो टैक्स पेयर ने देना है, वो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, मैंने सोचा बता दूं। इसके अलावा सारे नोटिस कमिश्नर ही दे रहे हैं। कमिश्नर क्या नोटिस देगा? 12 महीने से कम की रिटर्न। अच्छा नोटिस जैसी है ना, आपने सवाल में पढ़ा करना नोटिस की नेचर क्या। कमिश्नर नोटिस देगा 12 महीने से कम की रिटर्न जमा कराओ, कमिश्नर नोटिस देगा 12 महीने वाली रिटर्न जमा कराओ। अगर वैसे ही आ जाए रिटर्न जमा कराने का नोटिस, तो ये वाला नोटिस होगा, फिर 12 महीने से कम वाला नहीं होगा। तो एक नोटिस हो गया कमिश्नर देता है 12 महीने से कम की रिटर्न वाला, और एक नोटिस होता है कमिश्नर देता है रिटर्न जमा करवाने वाला। अच्छा उसके बाद आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न, वो फिर काफी ज्यादा कंडीशंस है, दीस आर कंडीशंस फॉर फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न। फिर अगली चीज आती है कि व्हाट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड जब आपने रिवाइज रिटर्न जमा करवानी है, ये अलग सवाल है। और इसमें वॉलंटरी रिवीजन आपको पता है पहले वाली थी। अच्छा अगली बात, अच्छा अब ये बात याद आ गई, ड्यूरिंग घूरी एंड बिफोर बार्किंग। बार्किंग किस लिए होती है? फॉर बाइटिंग। आपको पता है शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है ना, तो लेकिन मैंने कहा था फॉर को आपने पढ़ना नहीं है, फॉर कांसेप्ट खराब करता है आपका, फॉर को सिर्फ बस याद कर लीजिएगा। अच्छा आगे सेक्शन 115 विच पर्सन्स आर नॉट, अच्छा ये आ सकता है पेपर में वैसे 114 ये, क्योंकि ये सवाल नया आया, 114 ये नया आया। अच्छा 115 पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसी बातें बड़ी नोट करते हैं। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ, सारा याद करो यार, आप दोगे पता नहीं क्यों गैस वर्क में जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, ये तो छोटा सा सिलेबस है, कुछ भी नहीं है, सीए फाइनल का सिलेबस था। और मुझे ये भी याद आ रहा था किताब में सफा कौन सा है, बस ये नहीं याद आ रहा था सफे पे लिखा क्या था। तो मुझे समझ नहीं आती, छोटे छोटे सिलेबस होते हैं, वही आप लोगों को याद नहीं हो पाते। अच्छा सेक्शन 115 पता नहीं एक्टिविटीज हैं आपकी शायद इतनी। तो सेक्शन 116 वेल स्टेटमेंट, एक सवाल होगा व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ वेल स्टेटमेंट या व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेल स्टेटमेंट, वो ये होगा। अगला सवाल होगा कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल स्टेटमेंट। इसमें यह भी है कि कमिश्नर में डिमांड वेल स्टेटमेंट बाय गिविंग अ नोटिस। एक नोटिस ये हो गया, एक नोटिस ऊपर हुआ, एक नोटिस दूसरा हुआ, और एक नोटिस ये तीसरा हो गया कि वेल स्टेटमेंट का नोटिस। वेल नोटिस देगा कमिश्नर भाईजान आपकी वेल स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा इसके बाद वेल स्टेटमेंट में रिवीजन का कांसेप्ट भी था, ये वेल स्टेटमेंट भी बना लीजिएगा। अच्छा इसके बाद फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये किसने जमा करवानी है और क्या जमा करवाना है, ये तो आपको पता चल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं। ये नोटिस देना है टैक्स पेयर ने, मैं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, उसके बाद टैक्स पेयर ने रिटर्न जमा करवानी है। अगर पेपर में आ जाए टैक्स पेयर की जिम्मेदारियां, तो मैंने आपको बताया था 1 और 2 लिखाइएगा। अगर पेपर में आ जाए कमिश्नर क्या करे, तो फिर ये वाला लिख के आइएगा। अच्छा ये थी रिटर्न जमा कराने की तारीखें, इंडिविजुअल के लिए थी 30 सितंबर और कंपनी के लिए थी 31 दिसंबर, लेकिन कुछ कंपनी के लिए 30 सितंबर भी थी। अच्छा इसके बाद ये एक्सटेंशन ना आपने लफ्ज ढूंढने पेपर में, एक्सटेंशन से क्या मुराद है? रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है, 3-4 सूरतों के अंदर ये तोसी हो सकती है, लेकिन स्टिल आपने डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाना होगा। इजाजत ना मिले तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं। ये कर लेने के बाद आपने इस सफे पे आया करना है, रिटर्न ऑफ इनकम जहन में आ गया, बिजनेस बैंक अकाउंट जहन में आ गया,
किन लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी, जहन में आ गया। वेल्थ स्टेटमेंट अभी भी कराया, जहन में आ गया। फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जहन में आ गया। अगर ऐसे भी बना सकते हैं फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट, इसके अंदर कंटेंट्स थे, ऐसे ही अपने जहन में रखने के लिए, इसके अंदर कंटेंट्स थे और फॉरेन, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा चीजें हो जाएंगी, फिर आप वो तो ऐसे ही माइंड मेकअप जरा थोड़ा सा। तो फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, कभी टैक्स पेयर ने बताना होता है, अगर टैक्स पेयर ना बताए तो कमिश्नर ने बताना होता है। मेथड फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स इन द डॉक्यूमेंट्स, मेथड में वो डेट्स वगैरह थी, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो ये हेडिंग यहाँ आके जरूर पढ़ा करनी है हर चैप्टर के एंड पे, बिकॉज अगर कई दफा हेडिंग में से सवाल आते तो आपको वो हेडिंग ना पता हो, सेक्शन पूरा याद हो जाता है, अंदर वाली हेडिंग नहीं पड़ी होती। अच्छा, तो मैं 2-3 दिन तक ना तकरीबन मंडे ट्यूसडे तक आपसे शेयर करूंगा जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनका नाम नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ताकि कम से कम आप एक दफा उनको नजर मार लें, उनकी अंग्रेजी आपको अच्छी तरीके से आती हो। अच्छा, नेक्स्ट किधर है यार? हाँ 120 यार, 120 तो कई दफा रिवाइज हुआ है, बल्कि हम रोजाना असेसमेंट पेज रिवाइज करते थे। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न, ये क्या बन जाती है? अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। ऑटोमेटेड सिस्टम वाली बात तो अलग से आ जाएगी, इसकी टेंशन नहीं है। एक और नोटिस है, रिटर्न जमा करवा दी है, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई है, टैक्स सेक्शन का सफा जमा नहीं करवाया, कोई और सफा जमा नहीं करवाया, ये नोटिस है इनकम्प्लीट रिटर्न का। इनकम्प्लीट रिटर्न का नोटिस आए तो आपने 180 दिनों के अंदर जो है वो इशू कर सकते हैं, कमिश्नर साल खत्म होने के बाद जो 180 दिन है इसमें कमिश्नर इशू कर सकते हैं। अगर आपने डेफिशिएंसी पूरी कर दी तो आपकी रिटर्न मुकम्मल वरना नामुकम्मल। अच्छा, इसके बाद 121 था, ये तो यार पता है, 4 सूरतों में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, लेकिन कल मुझे पता चला था, आपको ये भी नहीं पता। 114 का 3 किया था और 114 का 4 किया था। 114 के 3 में था 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी, मांगने के बावजूद जमा नहीं कराई। 114 के 3 का नोटिस आया, फिर भी आप ठंडे रहे। 114 के 4 का नोटिस आया, फिर भी आप ठंडे रहे, तो ये सजा मिलेगी आपको। क्या होगी आपकी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, इसके बाद थी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में मेरे भाई एक सवाल आता है बहुत मशहूर है जमाना, सर्कमस्टांसेस, या लिख लें सिचुएशंस। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, ये मोहतरम दी हुई है इसके 5 और 5A में। किन दो सूरतों में हो सकती है? ऑडिट और प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सर्कमस्टांसेस। और दूसरा इसमें एक सवाल आता है टाइम लिमिट्स। एक टाइम लिमिट मुझे लगता है 2 में बताई हुई है और एक 4 में बताई हुई है टाइम लिमिट्स। ये 2 सवाल अक्सर आते हैं। क्या बोले? सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस जिसमें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाए, और दूसरी बात टाइम लिमिट, कितने अरसे के अंदर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होनी है। टाइम लिमिट 2 और 4, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस 2, 5 और 5 है। अच्छा जी, इसके बाद डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन वगैरह। हाँ यार, ये शो कॉज नोटिस वाला पॉइंट भी ना नया आया काफी तफसील से। शो कॉज नोटिस याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, किस सेक्शन में? 122। तो अगर कभी शो कॉज नोटिस की कहानी चल पड़ी तो 122 जहन में लाके यहां से फिर आपने सवाल का सलूशन ढूंढना है। तो शो कॉज नोटिस जरा हाईलाइट करें। शो कॉज नोटिस पूरे चैप्टर में एक ही जगह है, नोटिस नहीं है ये, शो कॉज नोटिस है। वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसे हमने बार्किंग कहा था। रिवीजन बाय कमिश्नर क्या होता है? कमिश्नर अपने छोटे का 120, ये लिखा हुआ है आपने 121 और 22, कमिश्नर अपने छोटे का 121 और 122 वाला ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। रिवाइज, आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मॉडिफाई, मॉडिफाई कुछ और है, रिवाइज कर सकता है। अच्छा, रिवीजन बाय कौन सा कमिश्नर? चीफ कमिश्नर। वो ये खास सिनेरियो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट वाला कोई पता नहीं यार, ये भी नया आया बिल्कुल, ये भी आ सकता है, ये तो आने का बहुत चांस है। ये नया सेक्शन आया इस वक्त ताजा 122 डी, जो जिसकी पावर पॉइंट स्लाइड भी शेयर की थी आपसे, 122 डी। इसमें सिनेरियो क्या था? इसमें एक बात याद रखिएगा यार, जब आपको ना, जब आपकी होती है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, उससे पहले आपको शो कॉज नोटिस आते हैं, उससे पहले आपका ऑडिट होता है। तो इससे पहले जो शो कॉज नोटिस आते हैं ना, तो फर्स्ट करें शो कॉज नोटिस इस दिन आ गया, अब आप चाहते हैं मेरी अमेंडमेंट हल्की हो, तो इस अरसे में आप एक कमेटी बना सकते हैं। ये एडीआरसी नहीं है, इसमें रिप्यूटेबल बिजनेसमैन नहीं बैठता, इस एडीआरसी टाइप कमेटी नहीं है, इसमें सीए के 10 साल तजर्बा नहीं बैठता, इसमें एफबीआर के बंदे बैठते हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ये घर की बात है, ये बाहर के बंदे नहीं बैठते इसमें। फिर आप कमेटी बना सकते हैं जो शो कॉज नोटिस के बाद और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट से पहले जरा अमेंडमेंट असेसमेंट को हल्का करने के लिए होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमेटी बना दें तो कमिश्नर को शो कॉज नोटिस का जवाब ही ना दें, कमिश्नर को शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करें और कमेटी अलग से बनाने की रिक्वेस्ट करें। ये बात पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, ये पढ़े पहली लाइन में लिखी हुई थी। लेकिन ये किससे किसके दरमियान होती है? इफ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस इंटेंड्स टू सेटल हिज केस, ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट मुकमुका बिफोर असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। इसका नाम है असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू कमिश्नर, समझ आ गया? कमिश्नर को तो रिप्लाई कर दें आप, लेकिन एक और एफबीआर का रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे लिए क्या बना दो? कमेटी बना दो। अच्छा जी, माशाल्लाह। 123 प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। किसी को याद आ रहा है ये क्या थी? हुकूमत ने कैसे कब्जे में ले लिया? तो प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो, भाईजान इसकी अपनी टाइम लिमिट्स हैं या जनरल टाइम लिमिट्स लगाएंगे? अपनी टाइम लिमिट्स हैं, जहां अपनी टाइम लिमिट्स हो आपने लगाई हो, वरना जनरल 122 वाली हैं। ओके, अच्छा भाई, ये 120 तो हो गई अज्यूम्ड असेसमेंट, ये हो गई बेस्ट जजमेंट, ये हो गई अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। इसमें हमने सर्कमस्टांसेस भी देख लिया, टाइम लिमिट्स भी देख ली, बेस्ट जजमेंट की सर्कमस्टांसेस भी हैं, टाइम लिमिट्स भी है, 5 साल है इसकी। ये वही जगह जहां फ्रॉम द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना होता, फ्रॉम द एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर देखना होता है। अच्छा, रिवीजन बाय कमिश्नर होगी, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर होगी, एग्रीड असेसमेंट होगी, अभी जो पड़ी थी प्रोविजनल असेसमेंट, असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और एविडेंस ऑफ असेसमेंट। ये वो था कि असेसमेंट ऑर्डर फाड़ के फेंक नहीं देना अगर फॉर्म पे ना हो, कमिश्नर के असेसमेंट ऑर्डर को वेटेज देनी है, डन। और ये भाईजान अपील, अच्छा ये देखें आप, कमिश्नर अपील के 3 सेक्शन है और एपलेट ट्रिब्यूनल के 2 सेक्शन है। ओ बीच इधर तो एपलेट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशन आ रही है ना, एपलेट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशन आ रही है। आप फील करेंगे इन तीनों को इसने इन 2 में मर्ज कर दिया। इधर है अपील टू कमिश्नर अपील, प्रोसीजर इन अपील, डिसीजन इन अपील, और इधर है अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल और डिस्पोजल ऑफ अपील बाय
एपलेट ट्रिब्यूनल डन। कमिश्नर अपील के पास आपने कितने दिनों में जाना होता है? 30 दिनों में। उसने फैसला 120 दिन में सुनाना होता है। एपलेट ट्रिब्यूनल में आपने कितने दिनों में जाना होता है? 60 दिनों में। और उसने फैसला, एक चार्ट था पास पेपर का क्वेश्चन 1, उसको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। कमिश्नर अपील के पास जाएं, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएं या हाई कोर्ट के पास जाएं, स्टे ऑफ रिकवरी ले सकते हैं, यानी आप इजाजत ले सकते हैं कि मैं टैक्स जमा ना करवाऊं। ये 30 से 30 की इजाजत देगा, ये 180 दिन की इजाजत देगा, हाई कोर्ट 6 महीने की इजाजत देगा शायद। अच्छा जी, यार हाई कोर्ट के लिए ना रेफरेंस का लफ्ज है, और उधर जाके देखिएगा एक चीज मैंने यहां नहीं डाली हुई, सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन का लफ्ज है। हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस का, अपील का लफ्ज नहीं, हाई कोर्ट के लिए रेफरेंस का और सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन का लफ्ज है। अच्छा, इन तीनों में आपको एपलेट ऑर्डर भी मिलेंगे। एपलेट ऑर्डर होता है कोर्ट का फैसला, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। इसके बाद भाईजान ईडीआरसी है, रूल्स ऑफ ईडीआरसी है, बर्डन ऑफ प्रूफ अभी पढ़े। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, ये जो मशहूर जमाना सेक्शन है 124, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। और पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर, अभी वो जो मॉडिफाई पिछले सारे सालों की मॉडिफिकेशन डन। अच्छा, अब जी इसके जो पास्ट पेपर है ना, उसकी अब मैं कोई 15-20 मिनट की आपसे डिस्कशन शेयर कर लूंगा, ठीक है? इसी लेक्चर का पार्ट ए या पार्ट बी करके कुछ भी किसी नाम से, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा। तो ऑनलाइन वालों को तो वैसे ग्रुप में बता दिया करूंगा, आपसे कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो आप लोग ये कीजिएगा कि एक दफ़ा ना बस वेबसाइट ओपन करके देख लिया करें रात को, या एक दिन बाद रोजाना भी एक दफ़ा बस वेबसाइट ओपन करके देख लिया करें, जो अनाउंसमेंट मैं वहाँ से कर दिया करूँगा। अच्छा, अगली बात मुहतरम ये है कि एक चैप्टर है हमारी किताब में 20, जिसमें सारी बातों की एक समरी दी हुई है। भाईजान कोई ग्रिड नहीं है। सेल्स टैक्स से 30 नंबर का सवाल आता है, पहले 3 चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल आता है, पूरे इनकम टैक्स में से 60 नंबर का सवाल आता है। उसमें ये नहीं कहा सकता कि पूरे 60 में से बिजनेस का कितना आना है, पूरे 60 के अंदर से रिटर्न असेसमेंट अपील का कितना आना है, कोई पता नहीं कहां से कितना आना है। हाँ जी, चैप्टर 20 की तरह समरी वाला। अभी मैं आपसे कुछ डिस्कशन शेयर करूंगा, आपको पास पेपर्स की डिस्कशंस, पेपर आपको खोल के दिखाऊंगा, उसके पैटर्न शेयर करूंगा, ये वीडियो छोटी छोटी आती रहेंगी जी। बोले चैप्टर कौन सा है? 20 किधर है?